नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त पांडे। सीधे बात करते हैं टैक्सेशन पर, जो एलएलबी के विभिन्न सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है यदि आप में टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में कराधान कहते हैं। कराधान क्या है, कराधान के प्रकार वगैरह विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक बेस्ड होने वाला है रज्जू भैया एवं अवध यूनिवर्सिटी पर। उत्तर प्रदेश के अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी यह विषय महत्वपूर्ण है। यदि आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं। टैक्सेशन टैक्स की प्रक्रिया जो है दो तरीके से अप्लाई होती है। पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति या संस्था पर लगे, स्वयं चुकाना पड़े, प्रत्यक्ष टैक्स होगा। और अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स किसी एक व्यक्ति पर लगे, कोई अन्य वहन करे या उपभोक्ता वहन करे। प्रत्यक्ष टैक्स में हमारे पास इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स वगैरह आते हैं। और अप्रत्यक्ष कर में हमारे पास सेल टैक्स, टोल टैक्स वगैरह आते हैं। टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में 3 प्रकार से किया गया है: राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय सरकार द्वारा। प्रॉपर्टी टैक्स और टोल टैक्स वगैरह स्थानीय सरकार मतलब ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या नगर पंचायत, नगर पालिका वगैरह लगाती है। राज्य द्वारा स्टेट जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह राज्य सरकार लगाती है। केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है, सेंट्रल जीएसटी, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह लगाती है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है, अधिभार क्या है? तो टैक्स के ऊपर टैक्स, आय की ऊंची सीमा पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स अधिभार कहलाएगा। यदि आपकी इनकम मान के चलिए 1 करोड़ रुपए है तो 30% इनकम टैक्स है, तो 10% इनकम टैक्स पर अधिभार लगाया जाएगा। तो तकरीबन कितना होगा? 1 करोड़ का 30% प्लस 10% 33%, मतलब 33 लाख रुपए। तो ये होता है अधिभार। उपकर से संबंधित केस भी पूछे जाते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं गूगल, चैट जीपीटी, एआई वगैरह से। टैक्स के ऊपर निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाया गया कर ही अधिभार या उपकर है। शिक्षा उपकर लगाया जाता है, स्वास्थ्य, भारत, कृषि कल्याण उपकर, स्कॉलरशिप वगैरह और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा ज़्यादातर यहीं से आता है। अब हम आगे बात करते हैं पूंजी संपत्ति क्या है। पूंजी संपत्ति आयकर अधिनियम की धारा 2(4) में परिभाषित है। सभी संपत्ति व्यापार से जुड़ी हो या ना हो, वह संपत्ति जो है पूंजी संपत्ति के ही अंतर्गत आएगी। पूंजी संपत्ति में जो चीज़ें शामिल नहीं है वह मुख्य रूप से यह है कि कच्चा माल, बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, नगर पालिका के क्षेत्र बाहर मतलब नगर पालिका क्षेत्र के बाहर की भूमि, राष्ट्रीय सुरक्षा, होल्ड बैंड। और एक टैक्स और लगाया जाता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धर्मार्थ उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाला टैक्स में कुछ छूट मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के तहत ऐसे उद्देश्य जो लाभ के लिए ना हो, गरीब मदद, राहत व कल्याण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, तो धारा 2(15) के तहत इसमें छूट दी जाती है।
मतलब ये समाज कल्याण के लिए वगैरह वगैरह के लिए होता है। लॉ ऑफ टैक्सेशन, भारत में आयकर विधि क्या है अगर हम इसकी बात करें तो भारत में आयकर विधि जेम्स विल्सन 1860 में शुरू हुई, मतलब जेम्स विल्सन द्वारा शुरू की गई। 1857 सैनिक विद्रोह के हानि को पूर्ण करने के लिए यह शुरू किया गया था टैक्स। मतलब अंग्रेजों ने हम ही लोगों से वसूलना चालू किया। इनकम टैक्स एक्ट 1886 से 1917 तक हमारा पहला चरण था। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1918 नए अधिनियम के तौर पर जाना जाता है। और फिर आया इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया। ये आज़ाद भारत का पहला कह सकते हैं इनकम टैक्स अधिनियम है। अच्छा, उद्देश्य क्या रहा होगा इसका? उद्देश्य था पूंजी निर्माण करना, आर्थिक असमानता को दूर करना, निवेश एवं बचत के लिए भी इसका उद्देश्य था। सरकार की इनकम का अस्थायी स्रोत हो जाएगा ये टैक्स। किन आय पर लगेगा ये भी जानना जरूरी है। आय की सकल, मतलब सब कुछ आ जाता है उसमें, मनी, वस्तु, सेवा, जिससे रुपए के रूप में देखा जा सके। इसके अंतर्गत आय की अर्निंग पर टैक्स लगता है, खर्च करने पर नहीं लगता है। आय की अर्निंग पर ही टैक्स लगेगा। आय बाहर से प्राप्त होती है, निर्धारित व्यापार द्वारा आय आती है। आकस्मिक, सट्टा, लॉटरी प्रतियोगिता, अनुवर्ती आय पर आय, वेतन, किराया, सब पर टैक्स है। आय का प्रयोग, आय का स्रोत जिसके पास होगा टैक्स वही देगा। आय किसी और को क्यों ना हो रही हो, मतलब कि आपके पास आय का स्रोत है तो आप ही टैक्स देंगे। पैसा आपसे कोई भी दे रहा हो या आप किसी को दे रहे हो, आपके नाम से कोई संस्था चल रही है तो टैक्स आप ही को देना होगा, चाहे पीछे से कोई ऑपरेट क्यों ना कर रहा हो। इससे संबंधित एक केस है ठाकुर दास भार्गव जी का। अगर प्राप्त आय को दान कर दें फिर भी आपकी इनकम मानी जाएगी। उसमें यही था, निर्णय वगैरह आया था। हालांकि 80G के तहत यदि आप दान करते हैं तो आपकी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। अब आगे बात करेंगे कंपनी पर। कंपनी 217 के अंतर्गत परिभाषित है टैक्सेशन एक्ट की धारा में। कंपनी अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं हम। भारतीय कंपनी क्या है तो भारत के बाहर की रजिस्टर्ड कंपनी व भारत व विदेशी मतलब भारत में हो या विदेशी निकाय हो, वो भी भारतीय कंपनी है। लाभांश की परिभाषा धारा 222 में है टैक्सेशन एक्ट में। सकल घरेलू आय 245 में। वेतन, मकान, संपत्ति, पूंजी आय, व्यापार, ये सब कुछ सकल घरेलू आय के अंतर्गत ही आएगा 245 में, धारा 2 की 45वीं क्लास में। गणना क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।